Hello, good morning, everyone. Last lecture we will discuss about government regulatory bodies and standard bodies and professional bodies. Okay. आपण स्टँडर्ड बॉडीज बघितलं होतो BIS, IRC and professional bodies IAI, IIA means Indian Road Congress. टॉपिक मध्ये त्यामध्ये रेरा आहे आणि CEA आहे मीन्स कॉन्ट्रॅक्टर डेव्हलपर्स रोल गव्हर्न बाय रेग्युलेशन सच एज रेरा म्हणजे रिअल इस्टेट कन्सल्टन्सीचं पण आहे ते पण बघणार होतं पण काल कॉन्ट्रॅक्ट क्लायंट अँड ओनरचं बघितलं त्या अगोदर आपण बघूयात की स्टँडर्ड बॉडीज कुठले कुठले म्हणजे टुडेज लेक्चर व्हिडिओ स्टँडर्ड बॉडीज कुठले ते बघूयात व्हिडिओ दाखवते एक 10 मिनिटाची काल जे स्टँडर्ड बॉडीज व्हिडिओज बघूयात आपण आपण BIS बघितलं ब्युरो ऑफ इंडियन सायन्स ते रजिस्ट्रेशन कसं करायचं IRC ला कसं करायचं COA जस्ट 5-5 मिनिटाचे 2-2 मिनिटाचे व्हिडिओ आहे बघून घ्या सर्टिफिकेशन साठी ISO सर्टिफिकेशन साठी त्यानंतर आपण रेराचं PPTs बघूया जे काल झालंय त्याचे रिलेटेड आपण PPT व्हिडिओज बघतोय ऍक्च्युअल मध्ये काय असतंय BIS रजिस्ट्रेशन प्रोसेस काय असते हाऊ टू गेट BIS सर्टिफिकेट इन इंडिया How to get BIS certification in India. When an electronic product manufacturer explores for solvent market to sell his product, he finds India as commercially emerging nation. After that, he contacts an Indian representative for further details and procedures. As without any Indian representative, he cannot sell his product in Indian market as per as rules and guidelines of Indian government. बघितलं आपण त्या रिलेटेड सर्टिफिकेशन कसं आहे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस काय तर बघतोय Now he search for BIS consultant in India. Here he can find our website on top. Either via phone or mail he contacts us and we assist him in process of getting BIS certification including the following steps. Firstly, we ask him to send sample of his product for testing.
Testing includes checking of manufacturing defects for safety and security purpose. Now, when we receive the sample, we submit it to certified testing labs and within 15 to 20 days we receive test reports. If there isn't any issue, after that we contact the manufacturer again and ask for factory details including address proof, management hierarchy, equipment, machinery list, organization chart, trademark certification, trademark authorization, and its Indian representative details. After we receive it, we send test reports along with all documents to BIS office and within 30 to 40 working days it is expected to get BIS approval. We can monitor its status on BIS website. And once the product is BIS approved, it is ready to be sold in Indian market. To know more about BIS registration, you can visit our website www.brandlicense.in or contact us on +91 813061 5678. सेकंड IEIचं पण आपण बघितलं होतं. ऑनलाईन ऍप्लिकेशन आहे ते पण कसे अप्लाय करायचे ते बघूया. जे काल झालंय आपलं त्याच मी मध्ये ऍप्लिकेशन असतील, सर्टिफिकेट असतील, मेंबरशिप कशी जॉईन करायची त्याचे आपण ऑनलाईन बघतोय. यह सुविधा सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने ऑलरेडी बीटेक या एमटेक कर रखा है और वो AMIE की मेंबरशिप लेना चाहते हैं. तो ऐसे लोग ही सिर्फ AMI के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन दे सकते हैं. और जिन लोगों ने इंटरमीडिएट पास किया है या डिप्लोमा पास किया है उन लोगों को पहले की तरह ऑफलाइन फॉर्म ही हेडक्वार्टर कोलकाता को सबमिट करना पड़ेगा. तो चलिए स्टेप बाय स्टेप सीख लेते हैं. दोस्तों सबसे पहले आपको अपने गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है और सर्च बार में टाइप करना है ieiindia.org और देन इंटर प्रेस करना है. फर्स्ट नंबर पर आपको वेबसाइट दिख जाएगी, इस पर आपको क्लिक करना है. अब आपको यहाँ पर मेंबरशिप की कॉलम पर अपने कर्सर को ले जाना. मेंबरशिप कसं हे करायचं IEIचं तुम्ही ते कालच्या ह्याच्यात पण सांगितलेलं आहे, लास्ट लेक्चरला IEI काय असते ते तसंच ते आहे. स्टेप बाय स्टेप बघून घ्या. है और उसके बाद अप्लाई मेंबरशिप पर क्लिक करना है. इस तरह से एक नया पेज ओपन हो जाएगा. अब आपको इस कॉलम पर आना है क्रिएट एन अकाउंट. यहाँ पर आपको नो पर क्लिक करना है क्योंकि अभी तक आप AMI के मेंबर नहीं हैं तो आपके पास कोई भी मेंबरशिप नंबर नहीं होगा, इसलिए आपको नो पर क्लिक करना है. और देन इसके बाद आपको यहाँ पर अपना सर्वप्रथम नेम फिल करना है एज पर योर हाई स्कूल मार्कशीट. तो मैं फिल कर देता हूँ. यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी देना है और यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर देना है. इसके बाद यहाँ पर आप अपना एक मनपसंद पासवर्ड क्रिएट करिए और इसके बाद आपको इंटरेस्ट एरिया सेलेक्ट करना है कि कौन सी मेंबरशिप आप लेना चाहते हैं. हम AMIE पर क्लिक करेंगे और सबमिट रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे. इसके बाद आपको एक पॉपअप मैसेज आएगा, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड. आपको इसे क्लोज कर देना है. अब आपको यहाँ पर जाकर लॉगिन करना है. जो रजिस्टर्ड मेंबर का कॉलम है यहाँ पर आप अपना मेंबरशिप नंबर, ईमेल एड्रेस या मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन कर सकते हैं. तो मैं यहाँ पर ईमेल से लॉगिन करूँगा. अब इस तरह से एक नया पेज आपका ओपन हो जाएगा. यहाँ पर आपका नाम शो करेगा. अब आपको यहाँ पर मेंबरशिप पर क्लिक करना है और न्यू अपग्रेडेशन ऑफ मेंबरशिप पर क्लिक करना है. दोस्तों एक नया पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा. अब इस फॉर्म को दोस्तों आपको पूरा कंप्लीट फिलअप करना है. यहाँ पर इन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए रखे हैं जो आप पढ़ सकते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. चूज योर डिवीज़न. कौन सी ब्रांच है आपकी. मेरी ब्रांच टेक्सटाइल इंजीनियरिंग है तो मैं उसे सेलेक्ट करूंगा. ओके. आर यू अप्लाइंग फ्रॉम इंडिया, इसे यस कर दीजिए.
अगर आप इंडिया के बाहर से अप्लाई कर रहे हैं तो आप इसे नो कर सकते हैं। सिलेक्ट मेंबरशिप, AMI के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसे सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर आपका फीस कैलकुलेट होकर आ जाएगा। इनरोलमेंट ऑफ एसोसिएट मेंबर की फीस है 3550 रुपये और चार्टर इंजीनियर सर्टिफिकेट की फीस है 75 रुपये। इसे आपको नहीं चाहिए, इसे आप नो कर दीजिए यहाँ पर। ओके, और इसके बाद नेक्स्ट की बटन पर क्लिक करना है। अब आपको आगे की डिटेल्स फिल करनी है। एप्लीकेंट का नाम, दोस्तों यहाँ पर आपको अपना नाम एज पर हाई स्कूल सर्टिफिकेट के अनुसार फिल करना है। गार्जियन नेम, रिलेशनशिप, जेंडर और यहाँ पर आपका DOB। आप इंडिया से हैं तो यहाँ पर इन इंडिया पर क्लिक करिए। अगर आप इंडिया से बाहर से हैं तो आउट साइड ऑफ इंडिया कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना एड्रेस डालना है। दोस्तों इस तरह से आप अपना कंप्लीट एड्रेस फिल कर दीजिए और यहाँ पर आपको कंट्री सिलेक्ट करना है, इंडिया, और फिर उसके बाद नेशनलिटी, आपका पिन कोड और उसके बाद आपका मोबाइल नंबर। टेलीफोन नंबर वो आजकल किसी के पास होता नहीं है तो उसे ब्लैंक छोड़ दीजिए। मोबाइल नंबर, ओके, और यहाँ पर आपका अपना मेल ID, ओके, और उसके बाद नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर। 2 स्टेप कंप्लीट हो चुकी हैं। अब तीसरी स्टेप में आपको अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिल करना है। तो ऐड एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम अपनी यूनिवर्सिटी का चुनाव करेंगे। गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी UP, BTech, और देन उसके बाद ब्रांच इस ईयर में पास किया है और मोड ऑफ क्वालिफिकेशन रेगुलर, और इसको सेव कर देंगे। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों अब आपको ऐड इंजीनियरिंग कैरियर डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करना होगा और आप जहाँ पर काम कर रहे हैं वो यहाँ पर आपको मेंशन करना होगा। तो कर देता हूँ, ओके, और उसके बाद सेव कर दीजिए। इसके बाद आपको ऐड स्पेशलाइजेशन पर क्लिक करना है। यहाँ पर किस फील्ड में आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, स्पेशलाइजेशन किसमें, जो भी आपका केमिकल प्रोसेसिंग, फाइबर टेक्नोलॉजी, जो भी रहा हो आपका उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। यार मैन्युफैक्चरिंग इंक्लूड ट्राई ऑन कर लेता हूँ और उसके बाद से नेक्स्ट कर देना है। ओके, यहाँ पर आपका आधार नंबर मांगेगा तो अपना आधार नंबर आप यहाँ डाल दीजिए और यहाँ पर अपना पैन नंबर डाल दीजिए। नेक्स्ट कर दीजिए। यहाँ पर ही आपके बैंक डिटेल्स मांगेगा, अकाउंट होल्डर का नेम। ये इसलिए यहाँ पर मांगता है कि अगर आपकी फीस किसी कारण से रिफंड होगी तो आपके अकाउंट में आ जाएगी। तो मैं डाल देता हूँ करेक्ट, और दिन इसके बाद आपको सिंपल पे नाउ के बटन पर क्लिक करके अपना पेमेंट कर देना है। तो दोस्तों बीटेक और एमटेक करने के बाद आप AMIE की सेम ब्रांच में या एडिशनल ब्रांच में डिग्री ले सकते हैं, और जो लोग इंटरमीडिएट या डिप्लोमा के बाद खुद को IEI में एज ए सीनियर टेक्नीशियन या टेक्नीशियन के रूप में रजिस्टर कराना चाहते हैं, उन लोगों को ऑफलाइन फॉर्म फिल करके IEI के हेड ऑफिस कोलकाता भेजना होगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में फॉर्म डाउनलोडिंग का लिंक दे दिया है, आप वहां से डाउनलोड करके फिल करके इस फॉर्म को कोलकाता भेज सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है यह
how to apply online IE instead of engineering India. आणि सेकंड बघतोय ते आपण COA चा काउन्सिल ऑफ आर्किटेक्ट. के वेबसाइट पे आप COA टाइप करो या फिर काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर टाइप करोगे गूगल पे, तो आप डायरेक्टली वो वेबसाइट पे आ जाओगे. एंड देन उसके बाद आपको उस वेबसाइट पे जाना है. आपको लेफ्ट साइड पे दिखेगा ऑनलाइन सर्विसेज. प्रोफेशनल अँड ऑनलाइन स्टँडर्ड बॉडीज सर्विसेज पे आप आहेत, जैसे त्याचे रजिस्ट्रेशन कसे ते आपण एकदा बघतोय म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. ही क्लिक करोगे यू विल फाइंड डिफरेंट ऑप्शंस ऑन योर स्क्रीन. तो पहला ऑप्शन होगा इंस्ट्रक्शन फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म. एंड सेकेंड ऑप्शन होगा आपका रजिस्टर ऑनलाइन. तो फर्स्ट आपको देखना है सारे इंस्ट्रक्शंस आप अच्छे से पढ़ लीजिए. भले ही आप पूरा ये वीडियो देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, पर इंस्ट्रक्शन आर वेरी इंपॉर्टेंट. आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए. आपको पता चल जाएगा कि फ़ीस कितनी है, कहाँ पे भेजना है. तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी सारे इंस्ट्रक्शन पैटर्न्स में. इनफैक्ट आपको जो सबमिशन करना है डॉक्यूमेंट्स के, वो डॉक्यूमेंट्स आपको बस एक कलर प्रिंट आउट ले लीजिए सारे डॉक्यूमेंट्स के एंड सेल्फ अटेस्ट कर दीजिए एंड ऑन द गिवन एड्रेस उसको फॉरवर्ड कर दीजिए. एंड आपका एक ये भी रहेगा कि आपको 4 KB का पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और सिग्नेचर भी स्कैन करके डालना है. तो वो सब भी मैं बता दूंगा कि कैसे करते हैं वो सारी चीज़ें. सो लेट्स मूव अहेड. अब जैसे ही आपका ये इंस्ट्रक्शन पढ़ के हो जाए, हाँ, अब जैसे ही आप बैक करेंगे दूसरे ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए रजिस्टर ऑनलाइन. और जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे यू विल फाइंड डिफरेंट ऑप्शंस. तो पहला ऑप्शन होगा आपका आर्किटेक्ट जो ऑलरेडी रजिस्टर हो चुके हैं. तो आप तो नहीं होंगे अभी तक फ़िलहाल, सो आपको वो नहीं क्लिक करना है. आपको जाना है एप्लीकेंट के ऊपर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन. तो पहला ऑप्शन रहेगा आपका ईयर ऑफ एडमिशन. ईयर ऑफ एडमिशन आपको जानना है तो आप अपना फर्स्ट सेमेस्टर का मार्कशीट देख लीजिए. उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से ईयर में आपने एडमिशन लिया था. एनरोलमेंट नंबर आपको नहीं पता है तो सर्च एनरोलमेंट पे आपका ऑप्शन है, अच्छा, उस पर क्लिक कर लीजिए. बेसिक ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, जैसे आपका फर्स्ट नेम होगा, देन आपका होगा सरनेम होगा, देन आपका मिडिल नेम होगा. तो ये सारी चीज़ें आप फिलअप कर दीजिए. डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए, ईयर ऑफ एडमिशन डाल दीजिए एंड जो कैप्चा आपका मेंशन होता है वो अच्छे से आप फिल कर दीजिए एंड देन डू अ सर्च. और बहुत बार ऐसे केसेस में ऐसा होता है कि आप सर्च करते हैं बट आपको कोई रिज़ल्ट नहीं मिलता प्रॉपर. तो आपके पास उसके लिए आप फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई क्या करना चाहिए. तो वरी नॉट, आई हैव अ डिफरेंट मेथड ऑल्सो कि आपका अगर इसमें रिज़ल्ट में नहीं आ रहा है तो आप और क्या कर सकते हैं. सो आप टेंशन मत लीजिए, जस्ट इसको कैंसिल कर दीजिए एंड देन गो टू द टास्क बार ऑफ द वेबसाइट. जैसे ही आप वेबसाइट के टास्क बार पे जाएंगे तो आपको ऑप्शन आएगा एनरोलमेंट के ऑप्शन पे आप क्लिक करिए. और एनरोलमेंट पे ऑप्शन क्लिक करने के बाद व्यू कंसोलिडेटेड लिस्ट पे आप क्लिक करिए, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है. और उसके ऊपर आपको 3 ऑप्शंस मिल जाएंगे. तो अगर आपने 2010 के बाद एडमिशन लिया है तो आपको सेकेंड ऑप्शन पे क्लिक करना है और एक बड़ी लिस्ट ओपन होगी जो कि 250 पेजेस की होगी अप्रॉक्स, या फिर 270 पेजेस की होगी. सो डू वन थिंग, डाउनलोड दिस लिंक और डाउनलोड दिस PDF. और जैसे ही आप PDF डाउनलोड कर लेंगे, ओपन इट इन एडोब रीडर. और जैसे ही आप एडोब रीडर में ओपन करेंगे इसको, एडोब रीडर में एक सर्च का ऑप्शन होता है, डू अ सर्च एंड आपका नाम या फिर डेट ऑफ बर्थ आप उस पर सर्च कर लीजिए. तो आपको डायरेक्टली वो रिज़ल्ट पे लेके चला जाएगा. तो 2-3 बार आप ऐसे रिज़ल्ट पे सर्च करेंगे तो आपको डेफिनेटली आपका नाम इजीली मिल जाएगा. सो एक बार ये हो गया. तो इसके बाद जैसे ही आपको आपका COA नंबर मिल जाता है, एनरोलमेंट नंबर मिल जाता है, तो आप वापस से उस पर चले जाइए अपने मेन स्क्रीन पे. एनरोलमेंट नंबर एंटर कर दीजिए आपके इस पे एंड देन एनरोलमेंट नंबर एंटर करने के बाद आप चेक करिए सेंड OTP. तो आपको एक मेल आ जाएगा, उस मेल में एक OTP होगा. OTP को कॉपी कर लो एंड देन कम बैक टू दिस पेज एंड पेस्ट कर दो. कैप्चा एंटर करो एंड गो अहेड. जैसे ही आप आगे जाएंगे आपको नेक्स्ट आएगा आपका एप्लीकेशन फॉर्म का.
एंड गाइज जैसे ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म लोड हो जाता है स्क्रीन पे, गिव इट सम टाइम, एटलीस्ट 5 to 10 minutes, बिकॉज इट टेक्स टाइम टू लोड ऑल योर इन्फॉर्मेशन ऑन इट। जैसे ही आपके इन्फॉर्मेशन आ जाएंगे, आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके अंदर से प्री लोडेड होगी और जो कि आप एडिट नहीं कर सकते ऑन कंप्यूटर, तो आप उसके लिए भी टेंशन मत लेना। आप बाकी जितने भी चीज़ें अवेलेबल है वो सारी चीज़ों को फिलअप कर लीजिए। एंड जैसे ही आप सारी चीज़ों को फिलअप कर लेंगे, आप जो एंड प्रोसेस होता है जो कि है आपका प्रिंट आउट का, तो प्रिंट आउट लेने के बाद आप उसको क्रॉस करके आप नया एड्रेस या फिर नया फ़ोन नंबर इफ़ यू वांट टू पुट, यू कैन डू दैट एंड क्रॉस सिग्नेचर कर देना है उसके ऊपर। दैट इज़ मैंडेटरी जो क्रॉस सिग्नेचर है। आप एक बार इंस्ट्रक्शन शीट भी आप वापस से पढ़ लीजिएगा फॉर दैट। जैसे ही आप बॉटम में जाएंगे, आपको ऑप्शन मिलेगा सिलेक्ट फ़ोटो, सिलेक्ट सिग्नेचर, अपलोड योर प्रोविजनल सर्टिफिकेट और डिग्री सर्टिफिकेट। सो जस्ट डू वन थिंग, फ़ोटो को इंपोर्ट करिए एंड उसका साइज़ रिड्यूस करने के बाद अपलोड कर दीजिए। योर फोटो शुडेंट बी मोर देन 4 KB एंड योर सिग्नेचर ऑल्सो। प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी अपलोड कर दीजिए। देन उसके नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा कि व्हाट ऑल थिंग्स यू आर प्रोवाइडिंग। तो जितने भी चेक बॉक्स है सबको चेक कर लीजिए। उसके जो 7th ऑप्शन है उसमें आपका रहेगा रजिस्ट्रेशन फ़ीस, उसको भी आप चेक कर लीजिए। देन क्लिक ऑन सबमिट। तो गाइज़ मैंने ऑलमोस्ट सारे मेजर पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। जस्ट मैंने उसका फ़ी पेमेंट वाला प्रोसेस नहीं कवर किया है, क्योंकि आई वुड सजेस्ट ऑल ऑफ़ यू टू मेक अ DD एंड जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म आप पोस्ट करने वाले हैं विथ ऑल योर मार्कशीट के कॉपी, जो आपके मार्कशीट के कॉपी होंगे उसको सेल्फ अटेस्ट करके आपको एप्लीकेशन के साथ पोस्ट करना होता है। तो आप उसके साथ साथ आप एक DD बना के पोस्ट कर दीजिए। दैट विल बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू, बिकॉज इनसे जब कोऑर्डिनेट करना होता है, अगर आपका पेमेंट फेल्ड हो गया और इश्यूज़ होते हैं, तो इसके लिए आई वुड सजेस्ट कि DD बना दीजिए एंड एप्लीकेशन फॉर्म के साथ भेज दीजिए। और आपका जो ये फुल इंडिया के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे सुकुमार सेन, और इंडिया का पहला जनरल इलेक्शन हुआ था 1951 से 52 के बीच में, जिसमें 17 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर्स थे। अब इंडिया के पहले जनरल इलेक्शन से लेकर 2019 के 17 जनरल इलेक्शंस तक बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। जैसे आर्टिकल 326, जिसे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी के नाम से भी जाना जाता है, और यही आर्टिकल है हमारा राइट टू वोट। ध्यान रखिए कि ये जो राइट टू वोट है ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये एक फंडामेंटल राइट नहीं है। अब 1988 तक आर्टिकल 326 ये कहता था कि वोट देने की मिनिमम एज है 21 ईयर्स, पर 1988 में आया 61st अमेंडमेंट एक्ट, जिसने वोटिंग की एज 21 ईयर्स से रिड्यूस करके 18 ईयर्स कर दी। हमारे करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर है सुनील अरोरा, और 2019 के 17th जनरल इलेक्शन में दुनिया के सबसे ज्यादा 90 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर्स है। अब ये टर्म जनरल इलेक्शंस बार बार क्यों यूज कर रही हूँ, क्योंकि इंडिया में 3 टाइप के इलेक्शंस होते हैं, जनरल इलेक्शन या फिर लोकसभा इलेक्शन, राज्यसभा इलेक्शन और स्टेट असेंबली इलेक्शंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये तो आपको पता ही होगा कि हमारे गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। अब क्योंकि हमारे कंट्री में फेडरल स्ट्रक्चर फॉलो होता है, फेडरल स्ट्रक्चर मतलब जो भी पावर्स है उन्हें इक्वली स्टेट और सेंटर के बीच में बांटा जाता है, इसलिए लेजिस्लेटिव को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सेंटर और स्टेट। स्टेट में होता है स्टेट लेजिस्लेचर, जिसे विधानसभा भी बोला जाता है, वहीं सेंटर में होता है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट 2 हाउसेस से मिलकर बनता है, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा में मैक्सिमम 250 मेंबर्स हो सकते हैं और इसकी करंट ऑक्यूपेंसी है 245 सीट्स। इसका सीट एलोकेशन भी देख लेते हैं। 233 मेंबर्स स्टेट असेंबली से आते हैं, वहीं 12 मेंबर्स डायरेक्टली प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। अब लोकसभा को देखते हैं। इसकी मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी 552 सीट्स की है और इसकी करंट ऑक्यूपेंसी 545 मेंबर्स की है। इसमें 530 मेंबर्स स्टेट से आते हैं, 20 मेंबर्स यूनियन टेरिटरी से आते हैं, वहीं 2 एंग्लो इंडियंस डायरेक्टली प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। लोकसभा में जिस भी पार्टी के पास 50% से ज्यादा सीट्स आती है
वही पार्टी अपनी गवर्नमेंट फॉर्मुलेट करती है। अब लोकसभा का करंट एलोकेशन है 545 सीट्स, जिसमें से 2 एंग्लो इंडियंस प्रेसिडेंट डायरेक्टली अपॉइंट करते हैं, तो बची 543 सीट्स, जिसका 50% हुआ 272। 23 मई 2019 को इस असेंबली इलेक्शन के रिजल्ट अनाउंस होने वाले हैं। जिस भी पार्टी के पास 272 या उससे ज्यादा सीट्स होंगी, वो ही पार्टी अपनी गवर्नमेंट फॉर्मुलेट करेगी और उस पार्टी का लीडर प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट होगा। चलिए अब इलेक्शन कमीशन के बारे में जानते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 15 में, मतलब आर्टिकल 324 से लेकर 329 के बीच में इलेक्शंस कवर किए गए हैं। ये जो आर्टिकल 324 है, ये कहता है कि हमारी कंट्री में एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन होगा जो कि फ्री और फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करवा सके। आर्टिकल 324 ये भी कहता है कि पार्लियामेंट मतलब राज्यसभा और लोकसभा, स्टेट असेंबली मतलब विधानसभा, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, इन चारों के इलेक्शंस ये इलेक्शन कमीशन ही कंडक्ट करवाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इन चारों में तो सभी कवर हो गए, बचा क्या? तो याद है कि जब हम इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स डिस्कस कर रहे थे तो हमने ये जाना था कि 73rd अमेंडमेंट और 74th अमेंडमेंट के थ्रू हमारी कंट्री में पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज इंट्रोड्यूस किए गए थे। तो म्युनिसिपैलिटी, जिला परिषद, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और भी जो बाकी लोकल अथॉरिटीज है, इन लोकल अथॉरिटीज का इलेक्शन कमीशन कंडक्ट नहीं करवाती है। इनका इलेक्शन कंडक्ट करवाती है स्टेट इलेक्शन कमीशन। ये ध्यान दीजिए कि स्टेट इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन 2 डिफरेंट और इंडिपेंडेंट अथॉरिटीज हैं। तो इलेक्शन कमीशन सिर्फ पार्लियामेंट, स्टेट असेंबली, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, इन 4 के इलेक्शंस कंडक्ट करवाती है। अब इलेक्शन कमीशन के कंपोजिशन को भी देख लेते हैं। तो हमारा इलेक्शन कमीशन कंसिस्ट करता है एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जिसे चेयरमैन भी कहते हैं, और 2 इलेक्शन कमिश्नर। इन तीनों को ही प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। इन तीनों की पावर इक्वल होती है, तो अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो वो वोटिंग के थ्रू मेजॉरिटी से सॉल्व किया जाता है। और इन तीनों की सैलरी और बेसिक अलाउंसेस इक्वल होती है और वो सिमिलर होती है एक सुप्रीम कोर्ट जज से। साथ ही साथ इनका टर्म ऑफ ऑफिस होता है 6 इयर्स या फिर 65 इयर्स ऑफ एज, whichever is earlier। इसके साथ ही इस टाइमलाइन को समझते हैं। 1950 मतलब जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया था तब 1950 से लेकर 1989 तक हमारा जो इलेक्शन कमीशन था वो एक सिंगल मेंबर बॉडी था, सिर्फ एक ही मेंबर था। पर 16 अक्टूबर 1989 ये डेट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसी के अराउंड आया था 61st अमेंडमेंट एक्ट, जिसने वोटिंग की एज 21 ईयर्स से रिड्यूस करके 18 ईयर्स कर दी थी। अब एज रिड्यूस की थी मतलब वोटर्स बढ़ गए थे, काम भी बढ़ गया था, इसलिए इस सिंगल मेंबर बॉडी को बना दिया था एक मल्टी मेंबर बॉडी। तो 1989 को इलेक्शन कमीशन एक मल्टी मेंबर बॉडी बन गया। पर 1990 को इस पोजीशन को फिर से रिवर्स कर दिया गया और इसे बना दिया एक सिंगल मेंबर बॉडी। पर 1993 को इस पोजीशन को फिर से रिवर्स किया गया और 1993 से लेकर आज की डेट तक हमारा जो इलेक्शन कमीशन है वो एक मल्टी मेंबर बॉडी है। हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है सुनील अरोरा और हमारे 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं अशोक लवासा और सुशील चंद्रा। चलिए कुछ और ऑफिसर्स का नाम भी जान लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट में जो भी इलेक्शंस होते हैं उन इलेक्शंस को सुपरवाइज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स। स्टेट या यूनियन टेरिटरी में जो भी इलेक्शन होते हैं उन्हें सुपरवाइज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। और पार्लियामेंट में जो भी इलेक्शन होते हैं उन्हें सुपरवाइज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं रिटर्निंग ऑफिसर। क्या आपको पता है कि 1982 के आसपास ही इंडिया में पहली बार ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यूज की गई थी। इसके बावजूद 1998 तक हम मेनली बैलेट पेपर के थ्रू वोट कास्ट करते थे। 2004 से ही ऐसा हुआ है कि वोटिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ ईवीएम्स यूज की जाती है। एक और बात, क्या आपको ये पता है कि वोटिंग के वक्त ये जो इंक लगाई जाती है इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं इंडेलिबल इंक। और इंडिया की एक ऐसी इकलौती कंपनी जो इस इंडेलिबल इंक को मैन्युफैक्चर करती है, साथ ही साथ 20 से ज्यादा कंट्रीज में इसे सप्लाई करती है, उसका नाम है मैसूर पेंट एंड वार्निश लिमिटेड। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये वीडियो आप Okay, just government regulatory bodies, standard bodies and professional bodies बघितलंय. आता बघतोय तर आपण developers role governed by regulations such as RERA.
स्क्रीन शेअर होतो. लास्ट पॉइंट मधला रोल गवर्नड बाय कॉन्ट्रॅक्ट झाला. सेकंड पॉइंट आहे डेव्हलपर्स रोल गवर्नड बाय रेग्युलेशन सच एज रेरा. रेरा लॉंग फॉर्म कोणी सांगू शकते? फुल फॉर्म RERA. व्हॉट इज रेरा ऍक्ट? रिअल इस्टेट रेग्युलेशन डेव्हलपमेंट अँड डेव्हलपमेंट ऍक्ट 2016. Okay, means RERA, which is the Real Estate Regulatory Authority, was established under the Real Estate means Regulation Development Act 2016, means with the aim to regulate the real estate sector and address the issues faced by the home buyers. Okay, why this act is required? Real estate and the housing sectors were highly unregulated sectors, means lack of transparency in project sector and to establish adjudicating mechanism for seeding redissals. जे आपण कसं रजिस्टर करतो ते पण आपण रेराचं बघतोय. आपण ते लायसन कसं पाहिजे आपल्या बिल्डरसाठी वगैरे ते पण बघतोय. ओके, फर्स्ट इंट्रोडक्शन. रिअल इस्टेट रेग्युलेशन अँड डेव्हलपमेंट ऍक्ट 2016 is an act of Parliament India which seeks to protect home buyers as well as help boost investment in the real estate industry. The bills was passed by the Rajya Sabha on 10th March 2016, by the Lok Sabha on 15th March 2016. Okay, means the to protect the interest of allotted, means ensure their responsibility. The object of the RERA means to maintain transparency and reduce the chances of fraud. Means any central implement pan India, means standardization bring about the professionalism. Means they need to flow of correction information with home buyers and sellers. Okay, when central and state governments are liable to notify the rules under the act within a state period of 6 months. Applicable to whole of India except Jammu and Kashmir. Means Real Estate Regulation Authority, RERA, is the governing authority. Means the law is not retrospective. Means the to impose the greater responsibility on the both builders and the investor in the to enhance reliability of the sector and increase the confidence. It means for long home buyers complain that real estate and transaction were lopsided and he will need forever our developers. Means in India, RERA is the government mode code, means aim to create more equitable fair transaction between seller and buyer of properties, and especially in the primary market. Okay, means RERA is the hope will make real estate purchase simpler, means by bringing in better accountability and transparency. Okay, then silent features. Establish the state real estate regulatory authority for the particular state as government by approach by readiness of grievance against by builders. Okay, then registered authority on the real estate regulation to govern both residential and commercial real estate transaction. RERA registration in इंडिया म्हणजे किंवा बाहेर वेबसाईट असतील तर त्या आपण कसं करायचं ते पण बघूयात. त्याचे ऍक्ट्स काय असतील, बेनिफिट्स काय असतील पण बघतोय. की त्याच्या अथॉरिटीज काय आहेत ते पण बघतोय आपण. It is mandatory for developers to post all information on issues such as project plan, layout, government approval, land title status, subcontracts to the project, means schedule of completion with the state real estate regulation authority, RERA, and in effect pass this information on the consumers. The current practice of sealing on the basis of ambiguous super built up area for real estate project is declared legal. Okay, then punishment for developers who violated the order of applicant and tribunals of RERA in the 3 year with or
without fine. Means currently project is delayed, then the developers does not uh, suffer in any way. Means now the law insurance that delay in project completion will make the developers liable pay. Means interest in the EMI or paid by the consumer to bank and bank back to the consumer. Developer cannot be make any changes to the plan that has been solid. Means without return constant of any buyers. Okay. Every project measuring more than 500 square feet means meters or more, the 8 apartment will have to be registered with the RERA. This puts paid to common and unpopular practice by the developers, increase the cost of the project. Okay. How to register project under RERA? What information builders need to provide under RERA? Okay. Write down RERA definition and act. Okay. Means RERA Act is approved. It's Real Estate Act for 2016. Means information allotted about any minor addition or alternative. Silent features वाला. हाँ. How to registration for RERA? Means RERA approved project. Which project can get RERA approval? Okay. First, RERA approved a project. Which project can get RERA approval? Means commercial and residential projects, including plotted development. Means project measuring more than 500 square meters or 8 units. These projects without completion means certificate before commencement of the act. The project is only for purpose of renovation, means repair, redevelopment, which does not involve reallotment and marketing, advertising, or selling or new allotment of any apartment. Means plot a building in the real estate project, which will not came under the RERA. Means each phase is to be treated as a standalone. Means real estate project requiring fresh registration. Okay. How can registration, who will able to get registration for RERA? Means complaint, RERA complaint. All commercial real estate projects where the land is over 500 square meters. Means all residential real estate project where the land is over 500 square meter or 8 apartment to register with the real estate authority for launching a project. Means for ongoing projects which have not received a completion certificate on the date of commencement of act, will have to seek registration within 3 minutes. Means real estate agents who facilitate selling or purchase of properties must take prior registration from RERA. Such agents will issue a single registration number of each state or union territory, which must be quoted by the agent in every sale facilitated by him. Okay. What is the process of registration? ह्याचा आपण व्हिडिओ बघणारच आहोत. काय प्रोसेस असणार आहे, एक 10 मिनिटाचा व्हिडिओ आहे रेराचा, आपल्याला इम्पॉर्टंट आहे, ते पण बघूया. First, how can project be RERA approved and builders be RERA compliant? Mean project registration, advertisements असेल, withdrawal असेल, वेबसाईट अपडेटेशन असेल, कार्पेट एरिया असेल. ओके. त्यामध्ये प्रोजेक्ट अकाउंटेबल असेल. ओके.
Process of registration. Applicant has to file an application for registration with RERA in prescribable form along with prescribable fees and documents. Application for registration must be either approved, rejected with period of 30 days from the date of application by the RERA. On successful registration, and the promoter of the project will be provided with a registration number and login ID and password for the applicant to fill up essential details on website of the REA. What is the penalty for failure to get registered? First of all, how to register project under the RERA means authenticated by copy of all approval means commencement certificate means sanction pay plan, layout plan, or specification plan, development work, and proposal facilities, any allotment letter or agreement for sale, and any register project for RERA. Then next, how to register. First, time limit for registration for ongoing project 3 months from commencement of this act means for new project 30 days. Okay, आता ते second step expectation area of land 500 square meters, number of apartment 8 in case of renovation, repair, and redevelopment. Third step revocation means one complaint and so motto. Where promoters make default volunteers any terms or conditions of approval or promotes individual any kinds of unfair practices. Okay. Then consequence means debar the promoters from accessing the in website in relation to that project means specifying his name in list of defaulters, means display his photograph on this website and information other RERA, means direct the bank to freeze the account, means authentically copy means any agreement sales conveyed it to the given, means apply for the project registration with RERA, means mandatory registration of new existing project with RERA before launch, means registration agents and brokers with the RERA and disputes resolution within 6 month RERA and RERA applicant tribunal, means separate registration of different phase of single project, means any developers or to share details of project launch or in any last 5 years with the state and reason for delay with RERA. Okay. Then RERA functions and power. Functions and power. First is a section 34 means registration regulation of RERA project and maintenance of database on its website for public viewing for all registration RERA project, mean detail of developments and RERA agents. Second, fixation of standard fees to be level of an allocated promoters and RERA agent or RERA agent, means third, ensure compliance of a regulation and other obligation cast upon to the promoters, means allocated the RERA agents. This main section 34 is the function of RERA and section 35 to 38 is the powers of RERA. Powers is may so motor and receipt of complaint all call for information and conduct investigation. Second, may issue interior order during the pendency of proceeding, means has the power to impose penal interest to the conversions of the obligation cost, means developers, allocators, and RERA agents. Okay. Then protection of buyers. The act prohibits unaccounted money from being pumped into the sectors, as no 70% of money has to dispose in bank account through the check. This major benefit is consumers, including in act is builders will have to quote prices, means based carpet area and not super built area. Okay. Then carpet area has been clearly defined in act to include unsable space like kitchen and toilet. So what is RERA act is in the carpet area, means the area of the property is often calculated in 3 different ways, means carpet area, built up area, and
super built up area. Okay. Hence, when it is comes to buying the property, this can lead to a lot of disconnect means between what you pay and what you actually get. Means Gautam Gautam Chitra, Maharashtra RERA chairman, means explain the it is now mandatory for developers, means all ongoing